वंदे मातरम। नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम चर्चाए खास में आप सभी का बेहद स्वागत है। आज से 3 साल पहले देश का दशकों पुराना सपना साकार हुआ था। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के साथ ही नए इतिहास का आगाज हुआ था। तो पिछले 3 सालों में कितनी बदली धरती की जन्नत और कितना बदलाव कश्मीर की आबोहवा में, चर्चाए खास में आज यही मुद्दा रहेगा। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को 3 साल पहले खत्म किया गया। इसे ऐतिहासिक निर्णय माना गया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक देश एक विधान एक प्रधान का संकल्प उसी दिन पूरा हो गया था। दरअसल कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35A 31 की तरह थी। आजादी के बाद से कश्मीर के साथ देश के अन्य राज्यों से अलग व्यवहार किया गया। संसद को जम्मू कश्मीर के मसले में रक्षा, विदेश और संचार के मामले में निर्णय लेने का तो अधिकार था, लेकिन अन्य विषय पर नीति बनाने के लिए राज्य से अनुमति लेनी होती थी। अनुच्छेद 370 की आड़ में कश्मीर के अलगाववादियों की पूरी कोशिश रही कि जम्मू कश्मीर देश की मुख्य धारा से अलग थलग दिखे। साथ ही कश्मीर के हालात भी संभल नहीं पाए। आतंक का साया हमेशा मंडराता रहा और जम्मू कश्मीर का विकास नहीं हो पाया। जम्मू कश्मीर आज बदला हुआ है। कश्मीर में बदलाव की लहर साफ साफ दिखती है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद जम्मू कश्मीर में स्थानीय निवासी बनने के नियमों में बदलाव हुए हैं। घाटी से बाहर के लोग गैर कृषि योग्य जमीन खरीद सकते हैं। माहौल की बात करें तो अब सरकारी इमारतों में तिरंगा नजर आता है। जम्मू कश्मीर में जीवन को सामान्य बनाने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। साथ ही बहुत जल्द राज्य चुनाव कराने की स्थिति में होगा। जम्मू कश्मीर में अब सेना को काफी अधिकार दिए गए हैं। इससे आतंकवाद पर नकेल कसने में मदद मिली है। इस बीच घाटी में कुछ आतंकी घटनाएं जरूर घटी, लेकिन उसे अगर बीते दशकों के हिसाब से देखें तो कहा जा सकता है कि आतंकवाद पर काफी हद तक काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर में एक साल में 56,000 करोड़ के निवेश आए हैं और कश्मीर की वादियों में फिर पर्यटक सैर करते नजर आते हैं। कश्मीर की स्थितियों से ही उत्साहित होकर अब केंद्र सरकार G20 का सम्मेलन कश्मीर में आयोजित कराना चाहती है। ये एक तरह का बदलते कश्मीर को लेकर संदेश है। एक तरह से कश्मीर गन कल्चर से निकलकर वोट कल्चर की ओर लोगों में उत्साह नजर आया है। उससे कश्मीर के लोगों की भावना अभिव्यक्त होती है। न्यूज़ डेस्क, नेटवर्क 10। तो कश्मीर में अब अमन है, चैन है, सुकून है और सबसे बड़ी बात यह है कि कश्मीर में हर जगह तिरंगा लहराता हुआ आन बान शान के साथ नजर आता है। एक खास पैनल चर्चाए खास में जुड़ेगा हमारे साथ, लेकिन फिलहाल 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। सोहेल काजवी साहब है, वरिष्ठ पत्रकार जो कि जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट। सबसे पहले सोहेल काजवी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि पूरा देश ये जानना चाहता है और देखना चाहता है कि कश्मीर इस समय कैसा है, कैसी तस्वीर बदली है। क्योंकि 3 साल पहले जब 370 को खत्म किया गया तो बवाल भी हुआ था, हंगामा भी हुआ था, नाराजगी भी हुई थी, लेकिन सरकार झुकी नहीं, डगी रही और ये करके दिखाया। दशकों पुराना सपना हमारा साकार हुआ। अब ये बताइए, चूंकि आप वहां पर रहते हैं, आपकी निगाहों से हम कश्मीर को समझना चाहेंगे कि पिछले 3 सालों में क्या बदलाव आया है। देखिए, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस डिबेट। आवर प्लेजर सर। पहले तो मैं तो 92, 93 में ही कहता था कि आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर की ग्राउंड पे एग्जिस्ट नहीं करता है शुरू से, और ये एक स्पीड ब्रेकर था अननेसेसरली भारत और जम्मू कश्मीर के बीच में। डेवलपमेंट का स्पीड ब्रेकर था, प्रॉस्पेरिटी का स्पीड ब्रेकर था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को ये सूट करता था वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए। और फाइनली जब ये हट गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का सपना साकार हुआ। आपने इतना खूबसूरत अपनी इंट्रो में ही समझा दिया, बता दिया, मुझे लगता है कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको सच बताता हूं कि पिछले 70 साल में अगर आप पूरी स्टेटें देखें और जम्मू कश्मीर देखें तो यहाँ डिक्टोरल पॉलिटिक्स होती रही। पंचायत इलेक्शन का दिल किया तो किया, करवाई तो उसके बाद उसको एम्पावर नहीं किया। अगर म्युनिसिपल इलेक्शन है तो कभी मेरे ख्याल 70 सालों में 3-4 बार हुई होंगी, वो भी इनका दिल किया तो किया, नहीं तो नहीं किया। तो एक जो माइंडसेट, फिक्स्ड माइंडसेट था
कि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, और ये जो रीजनल इम्बैलेंस था चिनाब वैली में, पीर पंचाल में और बाकी चीजों में, सेक्रेटरीट में, स्टेट्स डिपार्टमेंट में, ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, टूरिज्म सेक्टर में, वो मुझे लगता है अब 3 साल से उसकी 3 साल में बहुत कुछ नहीं हुआ क्योंकि कोविड था, गवर्नर्स चेंज होते रहे, एडवाइजर्स अच्छे नहीं आए, एडमिनिस्ट्रेटिव विंडोज पे लोकल लोग नहीं लगे, लेकिन उम्मीद पूरी है। और G20 की जो कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रही है, सिंगापुर से शिफ्ट होकर कश्मीर में आई है, तो मुझे लगता है कि उससे भी जम्मू कश्मीर के निवासियों को और जम्मू कश्मीर के 99.9% लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उन पॉलिसीज का वेलकम करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पंचायत एक्ट्स हों, चाहे वो बैक टू विलेज हो, इन सब में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम भी बाकी यूनियन टेरिटरीज की तरफ फ्लोरिशिंग यूनियन टेरिटरी बने। और किसी ने आर्टिकल 370 को डिस्कस नहीं किया सिवाय पीडीपी के कुछ लीडर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडर। तो उन लीडरों का कहना डेमोक्रेसी में जायज है, वो अपना हक रख सकते हैं, जैसे ऑटोनॉमी था, अब आर्टिकल 370, और वैसे भी हम बात नहीं कर सकते आर्टिकल 370 की बिकॉज दिस इज लाइंग बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन ओवरऑल इस वक्त लोग चाहते हैं कि मरकज जो है अपनी जो भी प्लान्स हैं जम्मू कश्मीर को लेके, आप देखिए डल लेक पिछले 60 सालों में 70 सालों में इतनी पोल्यूट हो चुकी थी, पिछले 2-3 सालों में देखिए कि आपको पानी की सतह दिखती है नीचे तक। आप देखिए कि इंक्रोचमेंट्स जो थी रुक गई। आर्टिकल 370 हटने से उन लोगों को फर्क पड़ा है जो इसकी रोटियां सेकते थे। अदरवाइज आर्टिकल यहाँ तो नॉन स्टेट सब्जेक्ट होल्डर प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने उनको स्टेट सब्जेक्ट होल्डर बना दिया था, और जितनी लैंड्स थी प्राइम वो तो 40 ईयर 90 ईयर की लीज पे प्रीवियस जो यहाँ गवर्नमेंट थी उन्होंने दी हुई थी। तो आर्टिकल 370 होना या नहीं होना किसी को फर्क नहीं पड़ता है। हम तो शुक्रगुजार हैं मरकज के एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, नॉट एज ए जर्नलिस्ट, कि ये एक स्पीड ब्रेकर यहाँ से हटा और अब एक भारत की बाकी स्टेटों की तरह जम्मू कश्मीर को देखने का नजरिया बदला। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि फिलहाल क्या इस समय वहां पर हालात हैं, क्या रौनक है जम्मू कश्मीर में, लेकिन इस रौनक में खलल हमेशा आतंक डालता रहा है। आपके पास आते हुए टीपी त्यागी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, आप बारीकी से देखते हैं आतंक के मुद्दे को, जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात थे ये पूरा देश जानता है, लेकिन 370 हटने के बाद किस तरह से आप देखते हैं, क्या आतंकवाद रुका है? क्योंकि ये एक बड़ा मसला और बहुत बड़ी चुनौती रही है हमेशा देश के सामने। देखिए 70 साल में जो कैंसर डेवलप हुआ उसको पैरासीटामोल देके एकदम खत्म नहीं कर सकते, समय लगता है। लेकिन फिर भी क्या ये सच नहीं है कि स्टोन पेंटिंग की घटनाएं करीब करीब खत्म हो गई है? क्या ये सच नहीं है कि लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स में करीब 80% की कमी आई है? क्या ये सच नहीं है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज करीब करीब 60% कम हो चुकी हैं? और ये तो छोड़िए, ये तो मैंने फौज के एंगल से बताया। क्या ये सच नहीं है कि 50 लाख टूरिस्ट 50 लाख पिछले एक साल में आए हैं? यही संख्या 2018 में यानी कि आज से 4 साल पहले करीब 9 लाख थी। क्या 34 लाख लोगों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट दे देना एक चेंज नहीं है? तो और फिर एक सबसे बड़ा चेंज जो हम मानते हैं देश की एकता के लिए है, नेशनल इंटीग्रिटी के लिए है, वो ये कि जो कश्मीर का अलग झंडा था, नाउ इट हैज बीन एब्रोगेटेड। जो कश्मीर का अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, नाउ इट हैज बीन एब्रोगेटेड। और इस चेंज को एक लाइन में बताने के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि यासीन मलिक एक जमाने में स्टेट गेस्ट बन के कश्मीर से दिल्ली आया करता था और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर उसको वेलकम करते थे, और एक आज का जमाना है कि वो जेल में बंद है। पूरे हम ये देखते रहे 70 सालों के अंदर कि जब मेनलैंड के अंदर चीजें महंगी थी, वहां पे 2 रुपए किलो चावल उपलब्ध कराया गया। जो पैसा दिया गया कश्मीर में उसका ऑडिट नहीं होता था। अब ऑडिट नहीं होता था तो फिर आप समझ सकते हैं कि वो कहाँ जाता था।
बहुत ही बढ़िया मेरे को पैनलिस्ट ने एनालिसिस किया है। माय हेड्स ऑफ टू हिम, सैल्यूट टू हिम। एक सिर्फ कुछ पार्टी के कुछ लोग हैं, और वो जो कुछ लोग हैं, आप उनके बयान सुनिए। मुझे तो ताज्जुब होता है कि हिंदुस्तान में ये अब तक खुले कैसे हैं। काश ये पाकिस्तान और चाइना में होते तो अब तक इनका क्या हाल होता, ये समझ सकते हैं। इनमें से एक साहब कहते हैं उसके कि बावजूद इससे भारत के लोकतंत्र पर ये लोग सवाल उठाते हैं। ये वो लोकतंत्र है जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और खूबसूरती इसी की है, इसी विचारधारा, विभिन्न विचारधाराओं के बावजूद भारत एक है। उन लोगों को भी बर्दाश्त करता है भारत जो कि एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं और जो कि इस तरह के विरोधी विचार रखते हैं, वो भी हमारे देश में रहते हैं। लेकिन दो खास मेहमान और भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। प्रदीप शर्मा, पूर्व एमएलसी बीजेपी, और विक्रम रंधावा जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व एमएलसी बीजेपी। विक्रम रंधावा जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो अपना रिएक्शन भी दें। और बेशक आप लोग पूर्व एमएलसी हैं, लेकिन फक्र तो होता होगा कि बीजेपी ने कर दिखाया, बदल दिया कश्मीर को। देखिए, मैं तो ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी भी फर्क नहीं रहा। हम चाहे सरकार में रहें या सरकार में ना रहें, लेकिन एक राष्ट्रवाद की सोच को लेकर कश्मीर से लेकर को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का जो एक प्रयास डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने उठाया था, उसको सही मायने में अक्षरशः उसको स्वरूप दिया 5 अगस्त 2019 को, जब लोकसभा के अंदर हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने दोनों ही सदनों के अंदर उसको ध्वनिमत से पारित किया। और 5 अगस्त 2019 भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखे जाने वाला एक और दिन बन गया, जहां हम कह सकते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम गिनते हैं, 26 जनवरी 1950 को हम गिनते हैं, 26 अक्टूबर 1947 को हम गिनते हैं, जब जम्मू कश्मीर का भारत के साथ पूरा विलय हुआ था। लेकिन उस विलय के बीच में एक क्वेश्चन मार्क ऑफ क्रेडिबिलिटी का छोड़ दिया था उस वक्त के हुक्मरानों ने धारा 370 की आड़ में। और धारा 370 की आड़ में इन कश्मीरी हुक्मरानों ने भारत की अब तक की रही सभी सरकारों को न सिर्फ बेवकूफ बनाया, बल्कि लूटा, और अति तक लूटा। यकीनी तौर पर धारा 370 हटने से आम नागरिक तो प्रसन्न हुआ ही, लेकिन दो परिवारों की ना सिर्फ रोजी रोटी खत्म हुई, उनकी राजनीति भी तकरीबन अब अपने आखिरी क्लाइमैक्स पे है। पीडीपी पूर्णतः नेशनल कॉन्फ्रेंस के चंगुल में फंस चुकी है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बोलेंगे इकट्ठे लड़ेंगे तो मैडम बोलेगी हाँ लड़ेंगे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं बोलेंगे तो मैडम बोलेगी हाँ नहीं लड़ेंगे जी। तो ये पीडीपी का अस्तित्व तो आप समझ सकते हैं। ठीक प्रदीप शर्मा जी, ठीक सर, छोटा कमेंट ले ली। प्रदीप शर्मा जी, बेशक आप भी पूर्व एमएलसी हैं, लेकिन वर्तमान में जो कश्मीर की तस्वीर बदली है उसके आप साक्षी हैं, किस तरह से देखते हैं आप? मैं तो एक ही तरह से देखता हूं कि मैं खुद पुंछ बॉर्डर का रहने वाला हूं, मैं बॉर्डर पे रहता हूं, और कश्मीर हमारा बिल्कुल पड़ोस में, क्योंकि शोपियां यहाँ से 3 या 4 घंटे का रास्ता है। और अक्सर हमारा जम्मू कश्मीर में सब जगह भ्रमण भी होता है, जब सब जगह जाना भी होता है। मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि जो लोग पहले पाकिस्तान के नारे लगाते थे, अलगाववाद के नारे लगाते थे, भारत के टुकड़े टुकड़ों की बात करते थे, आज आप देखोगे कि उन सब ने झंडे उठाए हुए हैं, वो भारत माता की जय और आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। इससे बड़ा बदलाव हमने कभी ना सोचा था, ना कभी हम सोच सकते हैं। मैं सोचता हूँ आज का दिन जो 3 साल पहले जो हमारे अमित शाह जी ने जो आज का दिन जो है सुनहरे अक्षरों में ये दिन लिखा जाएगा, जो 370 को तोड़ा गया। बिल्कुल, हम सभी हिंदुस्तानियों को फख्र है, गर्व है, कश्मीर हमारा ताज था और ताज बना रहेगा। फिलहाल अमित नेहरा जी आऊंगी, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ क्योंकि समय की पाबंदी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं और चर्चाएं खास में आज मुद्दा जन्नत में आए बदलाव का। चर्चाएं खास आप देख रहे हैं, हमारे साथ खास पैनल मौजूद है। टीपी त्यागी जी डिफेंस एक्सपर्ट, अमित नेहरा जी राजनीतिक विश्लेषक, सोहेल काजमी जी वरिष्ठ पत्रकार जम्मू कश्मीर से, प्रदीप शर्मा जी पूर्व एमएलसी बीजेपी और विक्रम रंधावा जी भी पूर्व एमएलसी बीजेपी। आपके पास आते हुए अमित नेहरा जी, जैसा कि हमारे इससे पहले एक्सपर्ट बता रहे थे कि एक स्पीड ब्रेकर की तरह था 370, लेकिन
चूंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स थी, इसे ऐसे का ऐसा ही रहने दिया गया। लेकिन 3 साल पहले केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया, स्पीड ब्रेकर को हटाया और अब रफ्तार के साथ पर्यटन बढ़ रहा है, बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है, आतंक पर रोक भी लग रही है, कानून व्यवस्था में सुधार भी हो रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए पूजा, निश्चित तौर पे ये एक ऐतिहासिक कदम था केंद्र सरकार द्वारा। जो काम 1947 के बाद 1950 के मान लीजिए, क्योंकि 48 में इंप्लीमेंटेशन वगैरह हुआ था, जो भी हुआ था, उसके बाद आज तक किसी सरकार ने इस तरह का साहसिक कदम नहीं उठाया। और जिस काम को लगभग असंभव सा माना गया था, वो 3 साल पहले कर दिखाया इस सरकार ने। अच्छी बात है भाई, जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा भिन्न अंग था, वो उसपे और ज्यादा मोहर लग गई। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये सारे बदलाव कागज पे ही हुए हैं या हकीकत में? ये बहुत सारी चीजें हैं। इन्फ्लेशन कितना रुका, ठीक है ना, सेना की तैनाती कम हुई या ज्यादा हुई है तो सेना के एक्सपर्ट ही बता सकते हैं, ठीक है ना, और सेना के काफिलों पे कितने हमले हुए, बहुत सारी चीजें हैं। और देखिए, देशभक्त पहले भी थे जम्मू कश्मीर में, आज भी है, कोई नई बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि पहले भी बहुत सारे देशभक्त थे वहां पे, आज भी हैं। तो ये तो कोई पैमाना हो नहीं सकता कि उनमें कितनी ज्यादा देशभक्ति आई है, देशभक्ति में कमी आई है। हाँ, लेकिन जो आम मुद्दे होते हैं एक देश के सामने, बेरोजगारी, महंगाई, ठीक है ना, भ्रष्टाचार, क्या उस पे भी काम हुआ है? ये भी वहाँ पे देखने की चीज है। तो वहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, मेरे पत्रकार दोस्त हैं, वो उस पे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। तो ये चीज जो है, जो कागज पे है या हकीकत में उतरी है, इस पे भी विचार करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है, एक जो बाधा थी और जिस पे बार बार ये कहा जा रहा था कि वहां पे रोक है, जो गैर कश्मीरी हैं वो वहां जाके जमीन नहीं खरीद सकते। और ये भी देखने का विषय है कि कितने गैर कश्मीरियों ने 3 साल में वहां पे जाके जमीनें खरीदी, निवेश किया। देखिए, सरकार की बात अलग होती है, आप मेरी बात समझिए। फिर सरकार तो जाके निवेश कर सकती है वहां पे उद्योग धंधे और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, लेकिन जो गैर कश्मीरियों का जो विश्वास वहां पे होना चाहिए, क्या वो विश्वास जागृत हुआ या नहीं गैर कश्मीरियों में? और क्या जो कश्मीरी हैं उनमें ये भाव उत्पन्न हुआ कि आज से तुम अटूट अंग है? तो ये चीजें सारी एक डिस्कस से ही सामने निकल सकती हैं, क्योंकि मैं ज्यादा उसके बाद गया नहीं हूँ। हालांकि मैं स्पष्ट को इसे कहता हूँ कि मैं 3 साल में अभी मैंने कोई यात्रा नहीं की। मैंने लास्ट जो यात्रा की थी वो 2017 में की थी, जम्मू कश्मीर की 8 दिन की यात्रा। तो वहां पे एक जो बड़ा मुद्दा था कि जबरदस्ती इंटरनेट को रोकना सरकार द्वारा, सरकारी प्रतिबंध। क्या इस तरह की घटनाओं में कमी आई है? क्योंकि ये एक अपना स्वतंत्रता का अधिकार है एक तरह से। आज के दिन इंटरनेट के बिना आम आदमी तो एकदम मूक बधिर होके रह जाता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हैंडीकैप्ट हो जाता है एक तरह से, क्योंकि इंटरनेट ने हमारी जिंदगी को इतना ज्यादा प्रभावित किया है। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय वहां पे, क्योंकि मैं खुद 3 दिन तक नेट का यूज नहीं कर पाया था। तो क्या नेट वगैरह ये बंद, जो प्रतिबंध है ये नहीं हुए? तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल, तो सोहेल काज़मी जी, क्योंकि वहीं पर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत बारीकी से वहां की पूरी तस्वीर, हालात बता रहे थे। सोहेल जी, जो बात अभी अमित नेहरा जी एक आशंका जाहिर कर रहे थे कि वास्तव में सिर्फ कागज पर ही बदला है या बदलाव वास्तविकता में है, क्योंकि 3 मसले उन्होंने उठाए कि सरकार तो निवेश कर सकती है, लेकिन क्या आमजन वहां पर जाकर निवेश करना उसके लिए सुरक्षित है? और जो गैर कश्मीरी हैं, जो विस्थापित पंडित हैं, क्या उनमें विश्वास जागा कि वो सुरक्षित रहेंगे वहां? और तीसरा, एक तस्वीर जो हम लगातार देखते रहे, वो युवा लड़के, नए लड़के, जवान लड़के, लेकिन बेरोजगारी किस तरह से पत्थरबाजी में तब्दील हो गई, पत्थरबाज बन गए वो लड़के, वो तस्वीरें बहुत दुखदाई थी। इन तीनों पॉइंट्स को लेकर वहां की तस्वीर बताएं जरा सर आप। देखिए पूजा जी, हर मुल्क और हर रियासत जो है वो किसी पॉलिसीज के तहत चलती है, और किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपीज करने के लिए वो स्टेट या वो मुल्क नहीं चलता है। मजबूरियां होती हैं और मजबूरियों के तहत तरह तरह के बदलाव किए जाते हैं। लेकिन फाइनली जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज पहली बार 2019 में 5 अगस्त को सुनी, और ये आर्टिकल 370, देखिए इसका अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो उस वक्त अगर हम उस पर बात चर्चा करेंगे तो 2 घंटे लगेंगे। मजबूरियों के तहत ये आर्टिकल यहाँ लाया गया था, मजबूरियों के तहत एक स्पेशल स्टेटस 3(5) यहाँ दिया गया था। अच्छा ये होता कि यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उस स्टेटस को मेंटेन करती, लेकिन सब पॉलिटिकल पार्टीज ने उस स्टेट सब्जेक्ट
होल्डर्स का इरोजन किया, आर्टिकल 370 का इरोजन किया, 358 का इरोजन किया। अगर ना किया होता तो बख्शी गुलाम मोहम्मद के टाइम पे यहाँ स्टेट सब्जेक्ट कमीशन ना बनती, वो जहाँ फेक स्टेट सब्जेक्ट यहाँ पकड़े गए थे। तो इसका इरोजन होता गया और सारी पॉलिटिकल पार्टी जो यहाँ रूल करती रही हैं वो इसकी जिम्मेवार है। ये प्रदीप शर्मा जी बैठे हैं, ये एक बिल्कुल फार फ्लंग बॉर्डर एरिया से फॉर्मर एमएलसी रहे हैं। इनके एरिया में अभी भी सड़क और पानी का जाल अभी तक नहीं बिछा हुआ। जहां मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं वो इसीलिए क्योंकि एक रीजनल इम्बैलेंस, एक रिलीजियस इम्बैलेंस जम्मू कश्मीर में बना के रखा। और अब जो मैं ड्राफ्ट देख रहा हूँ डिलिमिटेशन का और उसके बाद जो इलेक्शन होगी, ऐसी पूजा जी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी जिन्होंने धूप नहीं देखी डेवलपमेंट की, वो इस बार असेंबली में जाएंगी और अपना जो रोना है पीटना है वो असेंबलीज में जाके अपना रोना पीटना जो है वो बताएंगी, जो उस वक्त के हुक्मरान होंगे जो आने वाली इलेक्शंस में हो। तो आप चर्चा हम करते हैं कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करता हूं, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ जुल्म हुआ। यहाँ छोटी सी स्टेट, 1,30,00,000 की आबादी, ठीक है जी, तीनों तरफ से हम सटे हुए बॉर्डरों के साथ, मरकज की पूरी बैकिंग। ये नहीं मैं कहूंगा किसी मरकज की सरकार ने, हर एक मरकज की। राजीव गांधी ने कहा कि हम 1 रुपया भेजते हैं, वहां 1 पैसा लगता है। करप्शन जो है वो 200 फैमिलीज के इर्द गिर्द घूमती है। एम्प्लॉयमेंट की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, ट्रांसफर्स की कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, एक्सचेकर पे बिल्कुल बोझ था। अब जब ये गवर्नमेंट आएगी, जो भी आएगी, मैं नहीं बोलता हूँ कोलिशन आएगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, सबसे बड़ी बात होगी अकाउंटेबिलिटी। लेजिस्लेटर्स को भी अकाउंटेबिलिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स होगी और एक अच्छा नया पॉलिटिकल चैप्टर जम्मू कश्मीर में खुलेगा, जो मैं समझता हूँ हम सबको वेलकम करना चाहिए। और ये सिख मानसिकता जो है, माइंडसेट जो है पिछले 70 सालों का, वो बदलना चाहिए और जम्मू कश्मीर में आगे चलना चाहिए। सभी की उम्मीदें यही हैं कि एक बदलते, एक बेहतर जम्मू कश्मीर को देखे, पूरी दुनिया भी देखे इस अच्छे नज़र से। टीपी त्यागी जी, आपके पास आते हुए, इससे पहले बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट उठाया था। सेना के लिहाज से क्या बदलाव वहाँ पर, बदलाव क्या कागज़ पर हुए हैं या हकीकत में क्या सच्चाई है? वहाँ पर जो घुसपैठ है वो कितनी हद तक कम हुई? सेना के लिहाज से आप पूरा ज़रा समझाएं कि कश्मीर वास्तविकता में कितना बदला है, वहाँ की स्थिति कितनी बदली है? देखिए, लॉन्चिंग पैड पहले भी थे, आज भी है, लेकिन अब उन लॉन्चिंग पैड से आने वाले आतंकियों को बॉर्डर पर ही ढेर कर दिया जाता है ज्यादातर। और मैंने बताया था कि 80% कमी आई है लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट्स में। जो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं थी वो खत्म हो चुकी है। और सबसे बढ़िया मजे की बात यह है कि कश्मीर के युवाओं ने सेना में भर्ती होने का इतना उत्साह दिखाया है कि हमने जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स के अंदर कम से कम आधा दर्जन बार वहां पर भर्ती की है, जिन्हें हम ज्वाइन कर रहे हैं। जो वहां पे गेम्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं सेना के द्वारा, वहां पे उनके लिए मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। वहां पे ऑर्डिनेंस के द्वारा जो नीडी लोग हैं उनको कपड़े और राशन बांटा गया है। तो सेना ने, और जब वहां पे बाढ़ आई तो सेना ने सबसे ज्यादा वहां पे हेल्प की। पर मैं 2 और बात इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि जो कानून बदला है, कानून बदला है, व्यवस्था नहीं बदली। जम्मू एंड कश्मीर के जो तहसीलदार हैं, वो तहसीलदार किसी बाहर के आदमी को जब वो जमीन खरीदने जाता है तो सरकार ने कहा कि केवल आधार कार्ड और पैन कार्ड के ऊपर वो जमीन खरीद सकता है। लेकिन तहसीलदार कहते हैं कि नहीं साहब, पहले आपको यहाँ का डोमिसाइल लाना होगा। असलियत में इस डोमिसाइल की जरूरत तब तो पड़ती है जब आप वहाँ कोई जॉब लेना चाहते हैं, लेकिन जमीन खरीदने के लिए नहीं पड़ती। फिर भी तहसीलदार कर रहे हैं। यानी वहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वहाँ की लोअर जुडिशरी है, जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं, जो वहाँ का पुलिस बल है, उनका एक माइंडसेट अभी भी पूरी तरह से चेंज नहीं हुआ है। उसे चेंज करने की आवश्यकता है। एक पॉइंट और, जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, पहले बड़ी कमी रहती थी। इस 370 के हटने के बाद अब कोई भी एलिजिबल ऑफिसर जो अरुणाचल प्रदेश में या गोवा में या मिजोरम में
नौकरी कर सकता है वो जम्मू एंड कश्मीर में भी और लद्दाख में भी कर सकता है। और लास्ट पॉइंट में वो ये कि मैं सेना के हिसाब से बता रहा हूँ, हमारे लिए अब पीओके को लेना कुछ महीनों में आसान हो गया है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के डेवलपमेंट को देखकर जो पीओके के लोग हैं, जो वहां पे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, नीलम और झेलम की बिजली जिन्हें नहीं मिल रही है, जिन पे पाकिस्तानी सेना के अत्याचार हो रहे हैं, वो अब खुद आगे आने लगे हैं। वो बोलते हैं कि वो अपील करते हैं नरेंद्र मोदी से, वो बोलते हैं कि हम जम्मू एंड कश्मीर में मिलना चाहते हैं। लिहाजा हमारे पास जो पहले रास्ते थे, या तो वार का या डिप्लोमेसी का, उसमें एक और रास्ता खुल गया प्लेबेसिट का, कि पीओके स्वयं इसमें मिलना चाहता है। लिहाजा 370 के हटने से पीओके का हमारे साथ मिलना एक वास्तविकता होती जा रही है। विक्रम रंधावा जी, जो बातें सुन रही हूँ, चाहे वो सोहेल काजमी बता रहे हो या फिर टीपी त्यागी जी बता रहे हो, चेहरे पर मुस्कुराहट है और ये मुस्कुराहट सभी भारतवासी की है, देशवासियों की है, और सभी स्वागत कर रहे हैं 3 साल बाद इस ऐतिहासिक कदम का। जी पूजा जी, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं कि धारा 370 को शायद इस डिस्कशन में भी कहा गया कि एक स्पीड ब्रेकर था। वो स्पीड ब्रेकर नहीं था। धारा 370-35A एक ब्लैकमेलिंग टूल था, जिसको ब्लैकमेल करने के लिए कश्मीरी हुक्मरानों ने हमेशा इस्तेमाल किया। केंद्र में कोई भी सरकार आई, उनको बता दिया गया कि जो केंद्र का कानून हमें अच्छा लगता है, हमें सूट करता है, वो जम्मू कश्मीर में लागू होगा, और जहां पर उनको लगता है कि ये हमारे को कहीं ना कहीं डाइल्यूट करेगा या हमारी जो ऐश प्रस्ती करने के रास्ते हैं उस पर रोक लगाएगा, तो वहां वो धारा 370 खड़ी करते थे। लेकिन आज यकीनी तौर पर बदलाव है, ऐतिहासिक बदलाव। और अभी डिस्कशन में मैंने कहा जा रहा था कि बेरोजगारों ने पत्थर उठाए। ये सबसे बड़ा एक भारत को गुमराह करने का वक्तव्य है। किसी भी बेरोजगार ने पत्थर नहीं उठाया। बेरोजगार ने रोजगार ढूंढा, चाहे उसको जम्मू जाना पड़ा, चाहे वो दिल्ली जाना पड़ा, चाहे पंजाब जाना पड़ा। कश्मीर का पर शाल बेचने के लिए बेंगलोर गया, पत्थर उठाया। उन लोगों ने जिहादी मानसिकता के लोग थे। हमला करना है, उनको वर्दीदारी में घेरना है, उनको लिंचिंग करनी है, चाहे वो कश्मीरी मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो। उन लोगों ने पत्थर उठाए थे। आज कहाँ चला गया वो पत्थरबाज? आज लाल चौक जो है वो तिरंगा चौक बन गया। आज कश्मीर का व्यक्ति जो है वो स्वयं तिरंगा उठा के लाल चौक में जो है भारत माँ की धुन पे डांस करता है। ये बदलाव है, और ये बदलाव यकीनी तौर पर उन छोटी मानसिकता के लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं होगा। और आप ये भूल जाए कि ये कुछ और हासिल कर पाएंगे, क्योंकि भारत अभी जिन हाथों में है वो सबसे सुरक्षित हाथ है। और एक भारत श्रेष्ठ भारत की सोच के साथ जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश की कायाकल्प कर रहे हैं, आज विश्व गुरु अगर भारत बनने जा रहा है, तो मैडम महबूबा को लगता है कि चाइना के अंदर पहले तिरंगा लगा के आएंगे। तो मैडम, चाइना से पहले हम लाहौर पे कब्जा करेंगे, उसकी चिंता आप ज्यादा करो। चलिए, पॉलिटिक्स तो चलती ही रहेगी, बिल्कुल संभावनाएं तलाशने की पॉलिटिक्स तो चलती ही रहेगी। लेकिन प्रदीप शर्मा जी, उम्मीद है कि जो विकास की बयार आपके इलाके तक रुकी हुई थी, जैसा कि बता रहे थे अभी सोहेल काजमी जी भी कि आप जिस क्षेत्र से आते हैं वहां विकास की बयार तक छू नहीं पाई थी, लेकिन अब उम्मीद है कि बदलते इस दौर में, बदलते कश्मीर में अब आपके इलाके को भी वो तमाम चीजें मिलेंगी, विकास मिलेगी, विकास की बयार आपके इलाके तक भी आएगी। प्रदीप शर्मा जी, मैं आपको इतना ही कहूंगा, जैसे साहब आपको जो बात जहाँ प्रदीप जी ने कहा, हमारा जिला पुंछ और जिला राजौरी, ये पिछले जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, हमारे लोग जब हमेशा ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और आते रहे, हमेशा ही यहाँ आकर वो कश्मीर वाले आकर कश्मीर का नारा लगाकर, हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर वोट बैंक की राजनीति करते रहे। खत्म हो जाते हैं जब चीफ मिनिस्टर कश्मीर का हमारे कोई भी बन जाता है, चाहे वो मुफ्ती महबूबा मुफ्ती बने, चाहे वो हमारे फारूक अब्दुल्ला जी बने, चाहे वो बड़े मुफ्ती साहब बने हूँ। पर मैडम, मैं आपको इतनी बात कहूंगा कि जब भी जब से राजनीति एक ही खेल होता था कि मेरा हमेशा हमारे जिला पुंछ और जिला राजौरी को जो है वो हाशिए में रखा जाता था। यहाँ डेवलपमेंट को का नाम निशान नहीं था।
लेकिन मैं कहूंगा कि जब से ये 370 टूटा है और खासकर 73 और 74 अमेंडमेंट हुई और यहाँ पर बीडीसी, डीडीसी, पंचायतों के इलेक्शन हुए, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन हुए, चेयरमैन बने और इतना ज्यादा पैसा, इतना पैसे का फ्लो हुआ। आप किसी भी बॉर्डर पे जाओ, हर जगह पे डेवलपमेंट का एक काम जो है बड़े लेवल पे शुरू है। डेवलपमेंट अब दिखाई देने लगी है और जो लोग हैं, मैं कल देख रहा था, जैसे आप, मैं सुन भी रहा हूँ टीवी, आपकी डिबेट पूरी में साथ में आपके सुन भी रहा हूँ, पर मैं इतनी बात कहूंगा कि एक शाहपुर गांव है, उस गांव में इतना बड़ा, तमाम गांव ने खुद झंडे बाजार से खरीदे और हर गांव वालों ने, सब ने इतना बड़ा वहां पे जो है वो जुलूस निकाला और भारत के झंडे उठाकर। मैं सोचता हूँ महबूबा मुफ्ती जी, जो आप ये बात कहती थी को झंडा उठाने वाला कोई नहीं बचेगा, आज आपको कोई ऐसा आदमी नहीं बचा है जो झंडा ना उठाए। और जम्मू कश्मीर में कोई ऐसा बच्चा, कोई ऐसा बड़ा, आप बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वाले अलग अलग स्लोगन देते हो और पिछले 10 दिन से हिंदुस्तान का झंडा है, हम सबने चलाना है, आप नए नए स्लोगन देते हो। जितना आप ज्यादा बोल रहे हो उतने ज्यादा झंडू के जुलूस निकल रहे हैं। आज भी पुंछ बाजार से एक होता हुआ एक बहुत बड़ा जुलूस जहां पर निकला, आज 10 किस्म के जुलूस निकले और लोग जितना ज्यादा बोलते हैं, लोग उतना ज्यादा झंडे को ऊपर उठाकर भारत माँ की जय, आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। अमित नेहरा जी, ये एक पॉइंट बीच में आया कि स्पीड ब्रेकर नहीं, लेकिन बल्कि ये एक तरह से ब्लैकमेलिंग टूल था 370। और एक एक्सपर्ट हमारे ये भी कह रहे हैं कि अब चूंकि अकाउंटेबिलिटी तय होगी, ऐसे में कश्मीर में एक नया इतिहास शुरू होगा, एक नया अध्याय शुरू होगा। क्या आप इससे सहमत हैं? निश्चित तौर पे नया अध्याय तो शुरू हो चुका है, लेकिन नया अध्याय में लिखा क्या जाएगा वो भविष्य तय करेगा इसका। अभी एक बात आई कि बाहर के व्यक्ति वहां जाके जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे एक साथी ने बताया कि वहां के तहसीलदार वहां पे स्पीड ब्रेकर बने हुए हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें जो गुड गवर्नेंस है वो भी सुनिश्चित करनी होगी सरकार को। तो मान लिया किसी तहसीलदार पे कार्रवाई हो जाए या उस डीसी पे कार्रवाई हो जाए जिसके अंडर में वो काम करता है, तो इस चीजें, ये स्पीड ब्रेकर नहीं रहेंगे। लेकिन अमूमन क्या है पूजा जी, कि जहां जिन स्टेट्स में धारा 370 पहले कभी नहीं थी, जो बिल्कुल आजाद भारत के प्रदेश थे, भ्रष्टाचार वहां भी ये मुद्दा रहा है, वहां भी तहसीलदार इस तरह ही गुस्ताखियां करते रहे हैं। तो ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, गुड गवर्नेंस मिले, हर व्यक्ति को मिले, हर नागरिक को मिले। और मेरा तो ये मानना है कि वहां पे जो भाव है कश्मीरी के, काम कश्मीरी के, कि यहाँ से कोई आदमी जाता है तो उसके प्रति उससे ये पूछते हैं कि आप इंडिया से आए हो। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा भाव, तो आप इंडिया से आए हो क्या, उनका एक सवाल होता है। जिस दिन ये सवाल हो जाएगा उसी दिन मैं समझूंगा कि वाकई में सुहेल काज़मी जी, क्या अभी भी ये सवाल उठता है कि इंडिया से आए हो? क्या अभी भी ये लोग सवाल करते हैं, सुहेल काज़मी जी? और मैं आपको ये बताऊं कि हम सब जम्मू कश्मीर के निवासियों को, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को सल्यूट करना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सल्यूट करना चाहिए, क्योंकि लोग हमेशा पावर कॉरिडोर्स के नीचे दबे रहते हैं तो अपने दिल की बात नहीं बोल सकते हैं। लेकिन एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन, मेरे पास सारी दुनिया आती है, सारी डिस्ट्रिक्टों से लोग आते हैं। किसी एक बंदे ने भी सिवाय कुछ पॉलिटिशियनों के चर्चा नहीं की आर्टिकल 370। वो कहते हैं खुशहाली कैसे आए, ईमानदारी से यहाँ एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस कैसे हो, ईमानदारी से यहाँ सिस्टम कैसे चले। और ये करप्शन का नासूर आप देखिए, कश्मीर और जम्मू के 2-4 कॉर्पोरेशंस थी, J&K बैंक था, जो इन 2 पॉलिटिकल पार्टीज के घर की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी। 8वीं फेल मैनेजर, 10वीं फेल जो है वो टीचर, कोई जनरल मैनेजर, कभी कुछ। तो ये सेल्फ रूल, और ये इंजॉय कर चुके हैं सेल्फ रूल। और आप देखिए यहाँ भी गुर्बत है। कश्मीर सिर्फ बुलीवार्ड रोड नहीं है या डल लेक नहीं है, अभी भी हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है 1700 गांव रोड कनेक्टिविटी के बिना है कश्मीर में। तो किसी लीडर ने उनकी बात तो की नहीं। तो सिर्फ कश्मीर के नाम को बेच के पॉलिटिक्स करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। और रेडिकलाइज करके मजहब की आड़ में आप गुमराह करना वोटर्स को और इलेक्शन जीतनी, वो सबसे बड़ा गुनाह है जो आज लोग समझ गए। अमित नेहरा जी, कोई आपका इस पर रिएक्शन? नहीं, देखिए, ये कश्मीर की समस्या नहीं है जो धर्मांधता है, और ये देश के दूसरे हिस्सों में भी है। वो एक अलग मुद्दा है, धारा 370।
लेकिन जात पात धर्म के आधार पे इस तरह का बांटना, ये पूरे मैं तो ये कहूंगा पूरे देश की समस्या है। सकती, ठीक है ना। इसके लिए तो आम नागरिक को शिक्षित होना पड़ेगा, उसको अवेयर होना पड़ेगा। भाई आप डिमांड क्या करोगे, आपको धर्म चाहिए या कर्म चाहिए, ठीक है ना, आपको विज्ञान चाहिए या अंधविश्वास चाहिए। तो इस तरह की जो चीजें हैं, जब तक आम लोगों को जागृत नहीं करेंगे वो पॉसिबल नहीं है। हाँ। अच्छा पूजा, एक सबसे बड़ी बात ये है कि हम ये मानते हैं कि धारा 370 थी तो वहाँ का डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा या जो भी है, लेकिन हकीकत ये है, आप अगर डेटा उठाएं, अगर पिछले का, अगर 4 अगस्त 2019 से पहले का अगर कहीं डेटा उठाए, तो बहुत सारी चीजों में जम्मू कश्मीर हमारे जो रेस्ट ऑफ इंडिया है उसके कई स्टेट से आगे था। वे स्वास्थ्य है, कई और जो बुनियादी चीजें हैं उससे आगे था। मसला ये नहीं है कि धारा 370 के बाद वहाँ पे क्या बदलाव आया है या क्या होगा या क्या करना चाहिए। बात ये है कि पूरे देश का समग्र विकास होना चाहिए, उसमें जम्मू कश्मीर भी जी। अमित जी, क्योंकि समय कम है, एक पॉइंट सबसे ले लूं, अब चुनाव का जिक्र कर लेते हैं, बहुत कम समय बचा है। विक्रम रंधावा जी, चुनावों को लेकर क्या तैयारी और किस तरह देख रहे हैं इस बार जो कश्मीर में चुनाव होंगे, बहुत संक्षेप में सर। देखिए, संगठनात्मक दृष्टिकोण से अगर मैं कहूं तो हम तो ऑलरेडी फील्ड में हैं, और जिस तरीके से डिलिमिटेशन कमीशन ने एक बेहतरीन रिपोर्ट पेश की और बहुत ही बढ़िया असेंबली का जो है, मैं यकीनी तौर पर जैसे भाई सुहेल काजमी ने कहा है कि वो एरिया जो बिल्कुल कहीं पहुंच नहीं पाते थे, अब शायद वो भी विधानसभा में पहुंचेंगे। और आपने कही है कि एसटी और एससी को अलग से कोटा भी दिया गया है। क्योंकि लोगों में भी उत्साह है, तो लोकतंत्र के इस महापर्व में जो आगे वाले चुनाव होंगे उसमें लोग भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। बिल्कुल, मैं ये कहूंगा आपको कि हर आदमी जो है वो एक फील अपने आप को हिंदुस्तानी फील कर रहा है, और हिंदुस्तानी हम हैं, हम भारतवर्ष फक्र करते हैं। लेकिन ऐसे अच्छे माहौल में हर आदमी को ये लगता है कि अगर चुनाव होंगे, और मैं आपको ये भी कहूंगा चुनाव होंगे और अच्छे माहौल में होंगे, हर आदमी चाहता है अगर चुनाव होंगे तो हम वोटिंग भी करेंगे और बढ़ चढ़कर वोटिंग करेंगे, और ताकि हमारा जो आगे जो हमारा चुनाव का जो बिल्कुल आगे 30 पूरे देश की भी यही कामना है कि जम्मू कश्मीर यूं ही फले फूले, यूं ही उन्नत हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए। टीपी त्यागी जी शुक्रिया, अमित नेहरा जी, सोहेल काजमी जी, प्रदीप शर्मा जी और विक्रम रंधावा जी, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर में 3 वर्षों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं, चूंकि ऐतिहासिक फैसला हुआ आज के दिन 3 साल पहले 370 को हटाया गया। राज्य में अब निवेश हो रहा है और कई उम्मीदें जगी हैं। हम भी यही चाहते हैं कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर के लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट रहे। इसी संकल्प की सिद्धि और शक्ति की शुभकामनाओं के साथ फिलहाल इजाजत। चर्चाएं खास में रुक रहे हैं, एक बार फिर से नई उम्मीद के साथ कल मुलाकात होगी चर्चाएं खास में। तब तक के लिए जय हिंद।